की हम फसल ले रहे हैं जिसमें स्वीट कॉर्न की है, ठीक है। स्वीट कॉर्न का भी बहुत चल रहा है इस टाइम, और मक्का कई प्रोडक्ट में यूज भी हो रही है। और नॉर्मली हम खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है, सर्दियों में हम मक्के और साग की रोटी बड़ी फेमस है। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप जो है मक्का का थोड़ा थोड़ा शुरू करें, क्योंकि हमारा एरिया बहुत कम होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा मक्का के बारे में बताऊँगा कि मक्का जो है एक ऐसी फसल है कि हमारे जो सीजन है, 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये फसल ऐसे कि तीनों ही सीजन में बोई जा सकती है। जैसे कि मैं बताऊँगा कि रबी में अक्टूबर का टाइम है, उसमें बुआई होती है मक्का की, और जायद में फरवरी मार्च में, और एक सीजन जो खरीफ का चल रहा है, मोस्टली खरीफ में हमारे यहाँ बुआई होती है। तो मक्का में अभी जो जायद हमारे खरीफ में अभी जुलाई में बोई जाएगी, उसके लिए हमारे यहाँ हाइब्रिड मक्का का बीज हमारे गोदाम पर उपलब्ध है, और उसमें 90% सब्सिडी है। 60 से 90% जो है खरीदना तो पड़ेगा पूरे पैसे से, उसके अकाउंट में किसान के में डीबीटी होगी। और ये फसल जो हमारे यहाँ गोदाम पे हाइब्रिड हैवी प्रेजेंट में बीज उपलब्ध है, ये 105 से 10 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी यील्ड भी 50 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर है। 12 साढ़े 12 बीघे में 60 से 70 कुंटल निकल जाती है। तो किसान भाइयों, आप जो है गन्ने के अच्छा मक्के में एक चीज़ हो जाए, इसके आप ना इंटरक्रॉपिंग में भी ले सकते हो। कुछ किसान लेते भी हैं उड़द के साथ, मूंग के साथ। तो मैं किसानों से आग्रह करूँगा कि आप जो है हमारे यहाँ से बीज लेके जाएं 90%। उसके साथ हमारे यहाँ कुछ जो अन्य निवेश हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी 90% डिस्काउंट पर मक्का के साथ आपको दे देंगे। तो मक्का कोई बोलना चाहता हो तो मुझे बताइए। अभी हमारे टीसी साहब है, मैं नोट करा देता हूँ नंबर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना मक्का से संबंधित तो अभी हमारे एक साइंटिस्ट भी आ रही हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे तो मेरे से पूछ लीजिए। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूँगा कि कैनरा बैंक से हमारे गिरी जी हर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं और किसानों को बड़ी अच्छी जानकारी बड़ी डिटेल में बताते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपको जैसे एजुकेशन लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और बैंकों के थ्रू जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं किसानों को। और इनके पास जो है एक रूट सेट वाला प्रोग्राम है, जिसमें छोटे छोटे से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जिनमें हम अपने बच्चों को करा के उनको जो है स्वरोजगार या कहीं पुस्तक टाइप की जॉब में भेज सकते हैं। तो वो जानकारी देंगे। तो नागरिक मैं कैनरा बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्र में परामर्शदाता हूँ। हम लोग को जैसे कि वीर साहब ने बताया, बैंक संबंधी किसान के लिए योजनाएँ हैं, उस पर हमें चर्चा। पहले है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये बैंकों द्वारा जो है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होती है। ये 18 साल से लेकर के 70 साल तक का व्यक्ति करा सकता है, और इसमें वार्षिक किसी आपका बैंक से 20 रुपये कटेगा साल में एक बार, और 2 लाख का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो मोस्टली आप लोगों के होंगे ही, अगर जिनका नहीं है आप अपने बैंक में जाकर करा लीजिए। बता दीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा नाम याद न रहे तो आप उनको बोल दीजिए कि 20 रुपये वाला प्रधानमंत्री वाला बीमा तो कर दीजिए। साल में मई के लास्ट में जून के फर्स्ट में एक बार कटता है, और हर साल रिन्यूअल होता रहता है, 20 रुपये कटता है, और 2 लाख का एक्सीडेंटल। अगर एक्सीडेंट से किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके वारिस को 2 लाख रुपये मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट से अंग भंग भी होता है तो उस केस में भी क्लेम मिल जाता है। अगर किसी का एक हाथ, एक पैर या एक आंख की क्षतिग्रस्त होगी तो 1 लाख मिल जाता है। यदि 2 हाथ, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँखें यदि क्षतिग्रस्त होगी तो 2 लाख मिल जाता है। तो 20 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और साल भर में एक बार खर्चना है। तो आप लोग अपने बैंक में जिनका है वो उनका बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं है वो अपने बैंक में ये बीमा करा सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें मैंने बताया कि जो 20 रुपये वाला बीमा है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंट से कभी कोई अनहोनी होती है, कोई बात होती है, तभी क्लेम मिलता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इसमें किसी तरह से कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपये मिल जाते हैं। ये 18 साल से लेकर के
50 साल तक का व्यक्ति करा सकता है और इसकी वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है। 436 रुपये साल में कटेगा और बैंक में आपको रिन्यूअल के लिए रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप सफिशियंट अपने बैंक से बैलेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके खाते से डेबिट होता रहेगा। तो जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है वो दोनों बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी बीमा ले सकते हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ये दोनों करा सकते हैं। तो इसका 456 रुपये उनके कटेंगे और 456 में 4 लाख का बीमा हो जाएगा। अगर जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो होगा नहीं, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये वाला करा सकते हैं। तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं हैं, इनके लिए ये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ये सभी योजनाएं निकाला हुआ है। तो इसका लाभ जो है उठाना चाहिए। भी आप जैसे किसान हो, आप लोग किसानों के लिए बैंक से बहुत सारी फैसिलिटी है, आप लोग जानते भी हो कि आपको KCC है, उसके बाद ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, पावर टिलर है, फार्म हाउस है, फिशरी है, पिगरी है, ये सब आपको इसका जो है लोन मिल जाता है, जो भी ट्रेडिशनल। इसके अलावा यदि किसी किसान के पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकता है और वो उस आय से अपने खर्चे के साथ साथ बैंक की किस्तें आसानी से दे सकता है, तो बैंक में उसके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उसमें यही है कि आपका सिविल सही होना चाहिए, आपका जो भी लेन देन है सही होना चाहिए, आपका कोई खाता NPA नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिविल, किसान का सिविल सही है तो किसान किसी भी फैसिलिटी के लिए अगर बैंक से अप्रोच करता है तो उसके लिए बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध है। ये आप किसान के लिए है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण की व्यवस्था है। हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन 12वीं के बाद जो शिक्षा होती है वो सही है। अगर 12वीं के बाद आपका बच्चा कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा ऋण की व्यवस्था है, वो भी बैंक से होती है। इसमें 4 लाख तक के लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटर नहीं। 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक के लोन के लिए एक गारंटर चाहिए और 7.5 लाख से ऊपर अगर कोई लोन लेता है तो उसमें सिक्योरिटी चाहिए। और लोन लेने के लिए पात्रता भी स्टूडेंट की है, जो स्टूडेंट है मेरिटोरियस होना चाहिए। मेरिटोरियस का मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा होना चाहिए और उसका हाई स्कूल में 10th में और 12th में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है वो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो एजुकेशन लोन उसको मिल जाएगा। वो एजुकेशन लोन मिलने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि उसके गार्जियन के पास मकान है कि नहीं है, ज़मीन है कि नहीं है, केवल ये देखा जाता है कि ये बच्चा जो है मेरिटोरियस होना चाहिए। और लोन लेने के लिए भी आपको बैंक के चक्कर नहीं काटना है। ऑनलाइन जो है vidyalakshmi.com है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन बैंक में एप्लीकेशन चली जाती है और 1 हफ्ते के अंदर बैंक को डिसीजन लेकर के जो भी आप ईमेल या मोबाइल नंबर देते हो उस पर आपका मैसेज आ जाता है। अगर बच्चा मेरिटोरियस है, अगर वो डिजर्व करता है तो आ जाता है कि आपका लोन सेंक्शन हो गया है। बैंक में आकर के आप अपना लोन स्वीकृत करा करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। और जो लड़का जो मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है, जो उसकी क्राइटेरिया पूरी नहीं करता है लोन की, तो उसको आ जाता है कि आप ये एजुकेशन लोन लेने की पात्रता आप नहीं पूरी करते हो, इसलिए आपको लोन जो है नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने लिखने में अच्छे, जो आपके अपने घर के बच्चे हों, आपके पड़ोस के, रिश्तेदार के, कोई दोस्त के। तो अब पहले जैसा कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले जैसे जो गरीब होता था उसके बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे धनाभाव के कारण। ऐसा कुछ नहीं है। कोई गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ने लिखने में अच्छा है तो उसके लिए वो बैंक से एजुकेशन लोन ले करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और एजुकेशन लोन बहुत जो है मतलब उसकी टर्म कंडीशन जो है बहुत जो है अच्छी है। जैसे लोन जो लेता है कि इसकी किस्तें भी कोर्स पूरा होने के 6 महीने के बाद शुरू होती है। जैसे मान लो कोई लोन लिया है, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है,
सपोज इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का है तो उसकी किस्तें भी 4 साल 6 महीना के बाद शुरू होगी, और 4 साल 6 महीना के बाद वो 10 साल 15 साल जितने वर्षों में देना, मैक्सिमम 15 साल है, जितने साल में देना चाहेगा उतने में दे देगा। और जिस स्टूडेंट की, जिस विद्यार्थी के गार्जियन की सालाना इनकम 4.5 लाख से कम है, उसको जो है मोरेटोरियम पीरियड माने अध्ययन काल का ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेडिकल का कोर्स 5 साल है तो उस बच्चे को 5 साल 6 महीने का ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, जिसके गार्जियन की सालाना इनकम 4.5 लाख से कम है। तो ये भी अच्छी बात है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा और अध्ययन काल का ब्याज भी नहीं देना है, जब कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद ब्याज लगना शुरू होता है और उसी के बाद उसकी रिपेमेंट शुरू होती है। तो आप अपने बच्चों को जो है एजुकेशन लोन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है वो एजुकेशन लोन ले करके, वो चाहे कि मेरे गार्जियन का पैसा खर्च ना हो और मैं एजुकेशन लोन लेकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता हूँ तो कर सकता है। इसके अलावा भी जैसे कोई अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसके अंतर्गत वो लोन लेकर के अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक है, सभी सेक्टर के लिए 20 लाख तक लोन मिल जाता है। ये तो अधिक से अधिक है, मिनिमम जैसे जितना उसको जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही लोन मिलता है और लोन उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका प्रोजेक्ट वायबल है। प्रोजेक्ट वायबल मतलब जो भी वो काम करने जा रहा है इतनी उससे इनकम हो कि अपने खर्चे के साथ साथ बैंक की किस्तें वो दे सकें। इसमें छूट भी आती है, जो रिजर्व कोटा के SC ST OBC हैं उसमें 35% छूट आती है, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उसमें 25% छूट आती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लाख लोन लिया है अगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, तो अगर रिजर्व कोटा का SC ST OBC में आता है तो उसको 6.5 लाख ही वापस करना पड़ेगा, 3.5 लाख उसकी छूट आ जाती है। जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनको 2.5 लाख छूट आ जाएगी, मान लीजिए 10 लाख लोन लिया है तो 7.5 लाख दे दिया है। तो ये स्वरोजगार के लिए यदि कोई अपना आदमी अपना रोजगार करना चाहता है तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का अंतर्गत लोन ले सकता है। और जैसे इसके लिए क्या होता है कि रोजगार करने का केनरा बैंक की एक संस्थान है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ 55 तरह की ट्रेनिंग है, जेंट्स के लिए भी लेडीज के लिए भी। जेंट्स के लिए जैसे है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, AC फ्रीज मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, ये मोटर वाइंडिंग, इस तरह से है। लेडीज़ के लिए है ब्यूटी पार्लर है, सिलाई की है, और अचार बनाना, पापड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस तरह से 55 तरह की ट्रेनिंग है। तो जो बच्चा अगर ये चाहता है कि 18 साल से लेकर के उसकी उम्र 40 साल तक होनी चाहिए, इस बीच में कोई अगर बच्चा अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो वहाँ से वो ट्रेनिंग ले करके अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। तो वो ट्रेनिंग टोटली फ्री है, इवन खाना पीना रहना वो भी सब कुछ फ्री है, वहाँ एक पैसा लगता नहीं है, सब कुछ फ्री है। ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो संस्था उसको लोन देने में भी हेल्प करती है, बैंक अगर वो कोई वहाँ से ट्रेनिंग ले लिया और चाहता है कि मैं अपना स्वरोजगार शुरू करूँ, तो संस्था अगर लोन लेना चाहता है तो उसको बैंक से उसको लोन दिलवाने में भी हेल्प करती है। तो यदि कोई बच्चा बेरोजगार आपके पास है, अगर आपके घर में आपके पास है, पड़ोसी का है या आपके किसी रिश्तेदार का है, 18 से 40 साल उम्र है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि रूपसेट इंस्टीट्यूट दासना में जा करके वो ट्रेनिंग ले सकता है और ट्रेनिंग ले करके अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। अच्छा, इस समय से डिजिटल पेमेंट चल रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि हर जगह जाने के लिए हर जगह कैश की ट्रांजेक्शन करना पड़ता था, कोई सामान खरीदते थे हम ले जा करके वो उसे कैश देते थे, फिर सामान देता था, और भी कोई है तो कैश का लेन देन ज़्यादा था। तो उसको कम करके अब डिजिटल पेमेंट है, अब कहीं जाते हो आप कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल ले जा, पेटीएम किया या मोबाइल पेमेंट किया और वहाँ भी पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ये डिजिटल पेमेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर क्राइम बढ़ा है, तो उस साइबर क्राइम से सावधान रहना चाहिए। साइबर क्राइम में ये है जैसे कि आप अपने पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। जैसे आपके पास ATM है तो ATM का पासवर्ड नहीं बताना है, आप पेटीएम या मोबाइल पेमेंट करते हो तो उसका भी पासवर्ड शेयर नहीं करता है। कोई फ़ोन से आपको आपका OTP पूछता है, जो मैं मान लो आता है बैंक, जो मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके खाते में ये गड़बड़ हो गया, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, एक OTP आया, OTP बता दूँ, तो OTP बिल्कुल नहीं बताना है। अगर OTP बताओगे तो आपके खाते से पैसा जो है उड़ जाएगा।
तो इस तरह सावधाना भी आपके फ़ोन पर आता है कि आपने इनाम जीत लिया है, फ्रिज जीत लिया है, टीवी जीत लिया है, ये काम करोगे तो आपको फ्रिज मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा। तो ये सब कच्ची लालच के ऊपर मरा एक टोटली फ्रॉड होता है, इससे बिल्कुल आप लोग सावधान रहें। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक किसान बताया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके पापा का खाता बंद हो जाएगा, बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, बेटा इसमें OTP आया होगा, एक OTP बता दो। लड़के ने सोचा कि शायद पापा का खाता बंद होगा, उसने OTP बता दिया। OTP बताने के बाद कुछ दिनों के बाद 2,85,000 से 2,80,000 उसके खाते से कुछ एक हफ्ते के बाद किसान बैंक में गया पैसा निकालने के लिए। बैंक वालों ने कहा कि आपने जो पैसा ट्रांसफर कर दिया है। किसान ने कहा हमने तो पैसा ट्रांसफर किया नहीं है। उन्होंने बताया कि आपने कोई डेट को बताया नहीं, इस डेट को आपने ट्रांसफर किया, कोई OTP बताया होगा। क्या मैंने तो बताया नहीं। जब घर जाकर पूछो, जब घर जाकर पूछे तो बच्चे ने बताया कि हाँ पापा, एक हफ्ता पहले बैंक से फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम्हारा खाता बंद हो रहा है, OTP बता दो, नहीं तो तुम्हारा पापा का खाता बंद हो रहा है, इसलिए मैंने OTP कर दिया। तो इसलिए आप लोग OTP वगैरह कहीं नहीं बताओ। जो कोई काम आप खुद कर रहे हो या सरकारी किसी काम कर्मचारी को किसी काम में आपको जरूरत पड़ती है, जिसको आप जानते हो, तो अभी OTP बताना है या OTP का यूज करना है, अदरवाइज OTP नहीं बताना। तो इस सबसे सावधान रहना है। इसके अलावा बैंक संबंधी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो बता दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समस्या देखते हुए मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और हमारे किसानों का कुछ मार्गदर्शन करें। 2-3 चीज़ें मैं हालांकि आप लोगों से साझा करूँगा। एक तो जो इनके सामने बताया हुआ है मक्का की फसल, मैं भी तकरीबन 2.5 साल से इस ब्लॉक में हूँ और कहीं ऐसा होगा कि किसी खेत में हमारे यहाँ मक्का की ऐसी फसल मिलती है। अलग अलग उसके कारण है, किसी को लगता है कि जानवर ज़्यादा है, कहीं पे सूअरों का आकर है, कहीं गाय है, और हर जगह गाय है। वैसे तो हालांकि 5 गौशाला हमारी है, लेकिन फिर भी इतना समाधान हम उस चीज़ का नहीं हो पा रहा है। तो भाई लोग, हमारे किसान भाई बहुत सी गाय छोड़ देते हैं दूध पीने के बाद में, और वही सबसे ज़्यादा समस्या का कारण हमारे यहाँ पर बनती है। लेकिन जिस हिसाब की पैदावार इस मक्का की फसल में होती है, मेरे गाँव में भी मैं भी एक कृषि पर जो हमारी नॉर्मल जो मक्का की फसल होती है उससे कहीं ज़्यादा गुना होती है। जल्दी पक्के भी तैयार हो जाती है, फसल भी अच्छी होती है। ज़्यादातर किसान लोगों ने अपने खेतों की किनारे पे तार फेंसिंग करा रखी है, जिससे कि कोई नीलगाय या फिर सूअर वगैरह ये चीज़ें ना जाए। तो सरकार इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, तो मैं जरूर आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि कुछ जगह में, कुछ खेती में अपनी ट्रायल के बेस पे जरूर ये फसल उगाएं, क्योंकि सरकार इस पर 90% आपको सब्सिडी दे रही है बीज में, और इसको अभियान के तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी लोग कोई भी जो जानकारी चाहिए एक हिसाब से वो जानकारी लें और अपने फसल को इसको कुछ न कुछ आगे उपजाएं और इसका फायदा लें। बहुत सारे लोग हैं, कुछ मक्का हमारे ऐसी होती है जिसके कि छोटा जो खट्टा होता है, पिज़्ज़ा वगैरह में या बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है, बेबी कॉर्न जिसको बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग, हमारे गाजियाबाद तो वैसे भी एक तरीके से दिल्ली का छोटा बच्चा बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लेक्स हैं, लोग अक्सर मूवी देखने जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। अब तो गांव-गांव में पिज़्ज़ा खुलने लगे हैं, पिज़्ज़ा हट बहुत सारे आ गए। कल परसों में देख रहा तो रावली में भी एक पिज़्ज़ा हट की दुकान खुल गई है लोकल। तो लोगों को देसी हमारा जो खाना है उससे कहीं हटके ये सारी जो वेस्टर्न फूड हमारे जो होते थे, कहीं ना कहीं लोगों का उधर रुझान हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि आप इनकी फसल उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार इनसे लेके और हम अपना एक आर्थिक स्तर और बेहतर बना सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर हमारे यहाँ पे गन्ने की फसल होती है, तो उससे भी किसान भाई सैचुरेट होते जा रहे हैं। तो कुछ नया करने के लिए अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसा दे रही है, बीज उपलब्ध करा रही है, तो आप सभी लोग उसका फ़ायदा लें और उम्मीद है कि आप लोग जरूर कुछ न कुछ इससे अपना आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से गुप्ता जी आ चुके हैं। ये आपको इसके मक्का की फसल के बारे में और विशेष जानकारी देंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि कृपया थोड़ी देर और शांतिपूर्वक बैठे रहें और हमारे विशेषज्ञ हैं गुप्ता जी, इनके द्वारा भी जानकारी दी जाती है, इसका लाभ है। एक बार जोरदार तालियां गुप्ता जी के लिए। और ज़्यादा समय खेती बाड़ी का काम भी चल रहा है, समय की मैं 60 में इतना बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई
धान की समय रोपाई का कार्य चल रहा है। एक तो हो सकता है मुझे जानकारी न हो पूरी तरीके से 62 डोज में ही खादें डालें, ऊपर से जो किसान कुछ डाल देते हैं, ऐसी तो समस्या नहीं है। यहाँ का करता था कि पहले धान गड़ा देता था, इसके बाद खाद डालता था, तो वो चीज़ ना करें। जिंक का प्रयोग जरूर करें एक उसमें, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अब जरूरत है। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अति आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण आप करा नहीं पाते, वैसे मिट्टी परीक्षण कराना अति आवश्यक है, क्योंकि यही समय है मिट्टी परीक्षण के लिए। जब तक आप मिट्टी का परीक्षण सही नहीं कराएंगे, आप खाद की मात्रा डिसाइड नहीं कर सकते कितना चाहिए। खाद के नाम पे मात्रा आप जो है यूरिया, DAP, पोटास और जिंक, कुछ किसान भाई सल्फर डाल देंगे, इसके अलावा शायद कोई और खाद आप डालते हैं। और जबकि अब ज़रूरत केवल देखिए, यूरिया तो आप इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि हमारी रिकमेंडेशन जो 120 किलो प्रति हेक्टेयर की है, वहाँ पे आपने यहाँ का जो एवरेज होगा धान में, गन्ना का तो रिकॉर्ड में है, धान का नहीं है रिकॉर्ड में, फिर भी 200 किलो से कम नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में यूरिया का प्रयोग होता है। गन्ने में हमारी 150 किलो से 180 किलो नाइट्रोजन जो आर्गनी वैरायटी हो रिकमेंडेशन है। और मुजफ्फरनगर का, क्योंकि शाहजहाँपुर गन्ने का एक सबसे बड़ा सेंटर है उत्तर प्रदेश का, भारत का मानिए, वहाँ विदेश तक, नेपाल तक राखियाँ वहाँ पर जाती हैं। और यहाँ की जो मिलों ने परीक्षण कराया वहाँ पर, वो निकला है मुजफ्फरनगर में 435 किलो नाइट्रोजन, जो कि हमारी रिकमेंडेशन 150 से 180 किलो। मेरठ का 335 किलो, 325, 335 के आसपास है। तो गाजियाबाद कितना भी अछूता हो, 300 के आसपास, 250, 300 के बीच कितना भी हो। और ये जो अंधाधुंध खाद का प्रयोग हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा, आज आप उत्पादन ले रहे हैं ठीक है, मगर उसको यदि कैलकुलेट करिए, जो यदि हमारी संतुलित उर्वरक की मात्रा यदि आप डालेंगे तो रोग कीट कम लगेंगे, और जिनमें ज़्यादा यूरिया डालेंगे, जिनमें उसमें सबसे ज़्यादा कीट होगा। तो चाहे गन्ना हो, चाहे हमारा गेहूँ हो, चाहे धान हो, या तो ये कृपया करके थोड़ा सा मिट्टी के परीक्षण के आधार पर, यह जो संतुलित मात्रा, अभी जैसे बात आई, अक्सर धान पानी अभी बरसेगा ज़्यादा, पीला पड़ने लगे, घर यूरिया छोड़ते, जबकि उसमें यूरिया की जरूरत नहीं है। यूरिया जितना प्रयोग करेंगे उतना आपका दुनिया भर के कीड़े आएंगे, चाहे वो बोरा हो, जो भूगी बीज की सूख जाती है, क्या बोलते हैं, स्टेम बोरा लगता है लोकल, सुंडी, सुंडी बोलते हैं, सुंडी जैसे कंसुआ कहते हैं, शाहजहाँ में उनमें घुग्गी बोलते हैं, घुग्गी कंसुआ। तो मेरा वो स्टेम बोरर है, वहाँ सुंडी काट देती है और बीच की पूरा आप खींचे के निकल जाएगा। वो 4 स्टेजों में आता है। और मैं बता रहा हूँ कि जो आप क्लोरोजेन प्रयोग करते हैं, कृपया ना करें। बहुत महंगी दवा है, 2000 रुपये एकड़ की दवा आपकी लागत है। तो सबसे ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट ये है, 2 विशेष करके धान में, एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर, खेत कमज़ोर हर तरीके से होता है। दूसरा है कि धान जो साइपरमेथ्रिन है, सबसे ज़्यादा चावल और पालक खींचता है। और विशेष आज मैं यहाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे न भी हो, पालक कृपया करके नाले के पास की कभी न खरीदें, बाजार की, क्योंकि गाजियाबाद तो ई कचरा के मामले में फेमस है। कंपनियों का सब वहाँ से घुलते घुलते आपके खेत तक पूरा वही कचरा, मतलब समझ रहे हैं ना, जितना कंप्यूटर का मटेरियल जब घुल जाता है तो वो जो है आर्सेनिक एसिड पैदा करता है, जिसे संखिया बोलते हैं। संख्या से तो आप जान गए होंगे कितना पानी आ रहा है, अपने धान में न लगाएं। पिछले बार का एग्जाम्पल हम लोग गए थे विजिट, कहाँ करने, कौन सा गांव था वो, सैथली। वहाँ टोटल जो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई दवा डालिए नियंत्रण नहीं कर पाएंगे यदि आपने गंदे नाले का पानी धान में प्रयोग किया। तो ये जरूर थोड़ी सी मोटी मोटी बातें, बाकी आप लोग सब यहाँ सच्चा में काफ़ी अच्छी खेती करते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जब भी
आप अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी बीमारी आएगी क्या आएगी। मैं एक ये बता रहा हूँ कि स्टेप बोरर 100% लगभग कृषि विभाग में मिलता है, और नहीं तो यदि यहाँ आपको नहीं भी उपलब्ध होता तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महरौली जो स्टेशन है गांव, वहीं पे एक जगतपाल सिंह करके खुद की लैब डाले हैं। ट्राइको कार्ड बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका महंगा है, इनका शायद 30 रुपये का है आपको, और उनका शायद 80 रुपये का। नहीं KVK में मैंने तो गन्ने के लिए शाहजहाँपुर भिजवाया 5-6 किसानों को, यहाँ तो कल्चर तैयार करते हैं, तो वो कल्चर आप भी बना सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कम से कम 1 साल का काम आपका चल जाएगा, 3-4 बार प्रयोग हो जाता है। तो बहुत क्यों कि मैं आपने देखिए सब्जियों वाले यदि कोई यहाँ बैठे होंगे तो क्लोरोजेना भी समय सब्जी में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो सूढ़ी मरी नहीं रही, सस्टेबिलिटी इतनी आ गई, रेजिस्टेंस पावर इतनी आ गई है जो नहीं मरे। तो कृपया उसको चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा एक बार बायो का लगा दीजिए, फिर आप इमडा लगाइए, या आपका एक टाटा 4G है, इसका आप अपने पड़ोसियों को बताइए। और यदि मिट्टी परीक्षण नहीं करा पाते तो ये ध्यान रखिए जाइम ना प्रयोग करके अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 किलो प्रति एकड़ की दर से जरूर करें। एजोप्टोबाइटर कल्चर का प्रयोग कर दें, इन कृषि विभाग में मिलता है, और मैं महरौली जो बता रहा हूँ वहाँ भी बढ़िया मिलता है, या और कंपनियाँ बहुत से ले आई हैं, उनका प्रयोग करिए जरूर, क्योंकि इससे कई चीज़ें हैं जो आपकी DAP पड़ी हुई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसका घुलन अवस्था जो है, जो हम 100 की जब DAP डालते हैं 100 किलो तो मात्र 22 किलो पौधा लेता, बाकी आज पत्थर पड़ा रहता है। यदि आप ये चीज़ें डाल देते हैं, 2-3 चीज़ें याद है, जेक्टोबाइटर कल्चर, PSB कल्चर, उसे वहाँ 13 आपको मिलेंगे 3500 रुपये के आसपास की मात्रा सही होनी चाहिए। यदि दानेदार कर रहे हैं तो 8 किलो से होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोग क्या करते हैं, मात्रा में गड़बड़, कोई 5 किलो लगा रहा है, कोई 6 किलो लगा रहा है, ज़्यादातर अमूमन 5 किलो एकड़ का आप लोग 1 किलो बीघा के साइज लगा रहे हैं, 2 का लगाना चाहिए। हाँ, तो इस चीज़ का 2 किलो का कम से माने 2 किलो बहुत बढ़िया रिकमेंडेड संतुलित है, तो आप ये कर सकते हैं। और धान में जो है थोड़ा पौध की संख्या का ध्यान रखिए। एक तो अर्ली वैरायटी, दूसरा DAP आपकी प्रयोग कर रहे हैं जबरदस्त, तो आज पत्थर पड़ी हुई है जो आपकी एक तरीके से मिट्टी को बर्बाद करे। उधर यूरिया भी लगा रहे हैं जबरदस्त, यूरिया भी आपकी, तो ये एक ऐसा चीज आप चला रहे हैं, एक पैदावार की होड़ में। मैंने कहा तो आपको जानकारी होगी, मगर क्योंकि पैदावार बढ़ाने के चक्कर में आप इस मात्रा को बढ़ाते हैं। कृपया इसको करिए, आप कम से कम इंटर क्रॉपिंग की तरफ देखिए। गन्ने में इंटर क्रॉपिंग बहुत अच्छी आ रही है। यदि आपने कितना 2 फीट पे लगाते हैं, 2.5-3 फीट पे गन्ने लगाते हैं, 2 फीट पे आप इंटर क्रॉपिंग है तो आदमी 24-24 इसे आप हाई फीट से करवा सकते, तभी आप जो है कोई इंटरक्रॉप कर सकते और उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेंच मेथड में लगाते हैं आप, ट्रेंच कितना फिट करते हैं, करना कुछ भी करना है तो आप इजीली से काम करें। और उत्पादक में कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि गन्ना हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, गन्ना पूरा उठाल लेता है, वो ग्रोथ टिलरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, और टिलरिंग के बीच में ही आप इंटरक्रॉप ले लेते हैं तो बहुत अच्छे। गन्ने के साथ बहुत अच्छा खरबूजे भी देखिए, आप कोई भी दलहन फसल दे सकते तो गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा, खाद की मात्रा कम और आपको एडिशनल दलहन मिल जाए। आप देखे होंगे गन्ना सबसे ज़्यादा MSP जो सरकार ने इस बार बढ़ाया, किसका बढ़ाया? दलहन का, सबसे ज़्यादा दलहन का है। और दालें कितनी महंगी हो रही हैं। एक आपका क्वेश्चन मैं पहले से कह दूँ कि गाय नहीं छोड़ती, वो क्वेश्चन कहने वाले होंगे आप। ये बताइए क्या आप मेरे जिले में चले जाइए, फतेहपुर में चले जाइए, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है तो गन्ना को नुकसान करता है। लोग गन्ना इसलिए नहीं बोते कि गाय और आदमी दोनों उसमें जुट जाते हैं,
माने लास्ट तक उसको कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो गन्ना नहीं होता। मिट्टी आपसे कमजोर नहीं है, मिट्टी अच्छी है, केवल गन्ना की नील न होने की वजह से कम संख्या में लोग गन्ना लगाते हैं। तो नील गाय जब उस समय जाती है तो क्या करते हैं, नील गाय हो या कोई गाय हो, वो एक मुँह यहाँ मारेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर तेजी से मारे वो हर स्वाद को चखना चाहती, तेजी से बढ़ती है। तो दलहन वहाँ हमारे यहाँ करते हैं, आपको मालूम होगा अरहर सबसे ज़्यादा वादा फिर दाल की सप्लाई और सबसे अच्छी क्वालिटी आपके यहाँ जो दाल मिलती है, ये इसके बाकट हम जब खाते हैं ना तो बहुत स्वाद नहीं मिलता। जैसे हम लोगों का अनुभव ज़्यादा है, आप अभी बहुत अच्छा है, हम पूरे आपकी गाजियाबाद मंडी में ढूंढे वो दाल मिली नहीं, अभी लखनऊ से लेके आए आपसे, तो वो स्वाद आपके यहाँ नहीं है जो वहाँ का मिलता है। कारण यही है, जो कारण एक वैरायटी का अंतर है और मिट्टी का। 22 कुंटल की आ गई, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अध्यक्ष जी का शायद संकेत मिल रहा है, तो चाहे तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी मेरी जरूरत पड़े तो 94 15 48 27 46 डॉक्टर CP कृषि विज्ञान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कब लग गया आपको? डॉक्टर CP लगभग 20-25 साल से बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और लोग किसानों भी हमारे उसको जाके जो है ऊपर तक ये लेके जाते हैं। तो उन्होंने आनंद धामा में बोली, आज के अध्यक्ष साहब हमारे किसान भाई को संबोधित अधिकारी हैं, बहुत प्रयास करते हैं, गाँव जाते हैं और प्रयोग करते हैं जिससे किसानों का उत्पादन हो रहा है। देखिए, जब हमारे यहाँ टिड्डे का प्रकोप हुआ, सन 96 की बात है, तो तब से सन 96 में जब टिड्डे का प्रकोप हुआ तो तबाह हो गया था उत्तर प्रदेश, और बहुत एक्सीडेंट भी हुए टिड्डे के कारण। तो टिड्डा वो ऐसे बैठ जाता था नुकीला, इतना खतरनाक था, तो नुकीला होने के कारण वो होपलेस हो जाता था, वो एक्सीडेंट हो जाता था। तो हमने तैयार करके आंदोलन किया, प्रशासन को शासन को जगाने का प्रयास किया। ये सब आप लोगों से हो काम, बहुत हमने प्रयास किया है, सहयोग आप लोगों का है। हम जातियों में विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास करते। एक जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक किसान के पास है चुराना गांव में या निठाई सुधारी में खरबूजा का नाम सुना है ना, खरबूजा देखा है ना, तो खरबूजा जो है उसमें लाइन होती है, लाइन भाई साहब 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाओ दोनों। तो खरबूजा जो है में निशान होते हैं, उसमें जो है लाइन होती है, और उसमें जो है हम विभिन्न जाति, वो बताता है कि हिंदुस्तान में जो खरबूजा है वो हिंदुस्तानी है, और लाइन अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, लेकिन बीज जो है हिंदुस्तानी है। हम पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद कुछ और है। अभी हमारे विश्वनाथन के बारे में हमारे याद आया था, एक कार्यक्रम में गए थे, एक होटल में कार्यक्रम था दिल्ली, खाद्य कंपनियों की तरफ से था, उसमें था कि खाद पे कंट्रोल कर रही है सरकार। हमने कहा कि ठीक है कुछ कंट्रोल कर रही है, लेकिन जिस टाइम हमारे देश के अंदर भुखमरी फैल रही थी, विश्वनाथन ने प्रयोग करके नर्मदा 64 को खाद बीज को लाया गया, उससे हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा। आज हम निर्यात, आयात की जगह निर्यात कर रहे हैं। विदेशों ने हमारे यहाँ खाद्यान्न देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोच कर करके नए नए तरीके फार्मूले तैयार करे, किसानों को बीच में आया, सहयोग करा और उत्पादन बढ़ा। आज हम निर्यात की उस पर हमारी सरकार जो है, हमारा आंदोलन जो है, देखिए हमारा नारा है हरियाली बचाओ देश बचाओ, उत्पादन बढ़ाओ देश बचाओ, आयात घटाओ और निर्यात बढ़ाओ। अगर हमारा उत्पादन होगा, निर्यात होगा, तो हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। ये हमारा वो है। हमारे यहाँ जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, देखिए हमारी जो गौ माता है, वो गौ माता जब हमारे ऋषि मुनियाँ हजारों साल पहले अगर वो धुनाना मारे हैं,
अगर वो यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति कैसे पड़ेगी? आहुति के लिए गौ माता ने ही उसको घी को पैदा करा, चारा पैदा करा, गौ माता के बच्चों ने, बैलों ने। तो हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या भी उन्होंने पूरी की और हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने पाला परवरिश करा। आज हमारी गाय और हमारे माँ बाप होते, हमें माँ बाप की तरफ भी ध्यान देना होगा, गौ माता का तरफ ध्यान देना होगा। और हमने प्रयास किया और हमने हमारे प्रशासन के द्वारा गौशाला खुली और पचले में हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि कोई भी किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, गौशाला बनेगी। प्रयास हमारा, सहयोग जनता का, आशीर्वाद जनता का और प्रयास करते हैं। हम वादा नहीं करते, हम कभी कोई झंडा बैनर नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई जनता नहीं है और प्रयास करते हैं, सफलता कुदरत के हाथ में। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के यही कहूँगा कि अपने परिवार के साथ साथ में, परिवार हमारे भी है, बच्चे हमारे भी, हम कोई बंटवा नहीं है, लेकिन अपने परिवार के साथ साथ में कुछ समय निकालिए। अरे महीने में 10 दिन निकाल दीजिए, समाज की लड़ाई लड़िए, इससे वो है। तो एक बार की बात है, मेरे ध्यान आया गौशाला प्लास्टिक का मामला था। प्लास्टिक की पन्नियों के मामले में यहाँ क्या कहेंगे, उत्पादन आयुक्त की मीटिंग में हमने उठाया था कि लखनऊ सुंदर है, प्लास्टिक की पन्नियाँ टंगी हुई हैं पैकिंग, आपका जो है मेरठ भी सुंदर लगता है, आपका जो है कानपुर सुंदर लगता है, आपका मुरादाबाद ही सुंदर लगता है, सभी शहरों 5-7 शहरों में जब नाम दिए। लेकिन बाढ़ आ रही है, जून का महीना था शायद, जून में बाढ़ आ रही है प्लास्टिक की। देखिए अभी हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करा, शायद आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, गंगा जल में भी प्लास्टिक का कण है। प्लास्टिक इतनी खतरनाक है, ये प्लास्टिक पशु के पेट में भी नहीं गलती। अगर गाय कहीं खा लेती है तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि डॉक्टर जो उसको जो ऑपरेशन करते हैं तो गाय के अंदर जो है वो निकलती है पन्नियाँ। तो अब वो गंगा जल जो है उसमें जाएगा, कहीं जाएगा तो प्लास्टिक का तो वो हमारे खान पीन में आएगा और ये आने वाले पीढ़ी के लिए खतरनाक होगा। तो इसलिए हमने प्लास्टिक की मांग भी उठाई थी कभी 1918 में मांग उठाई थी। प्रयास है, आज जो है उस पर कंट्रोल है। आज जिला उद्योग में जाइए तो पता लग जाएगा कि आज जो है 50% पन्नी की पर कंट्रोल हुआ है। ये हमारे जिला उद्योग अधिकारी के यहाँ से हुआ है। तो प्रयास हमारा है, सहयोग आप लोगों का। भाइयों देखिए, नहरें किसी के यहाँ है या नहीं है, नहरें 3 काम करती हैं। नंबर 1 सिंचाई, नंबर 2 पशुओं को नहाने के लिए, पशु नहाते हैं तो भैंस गाय का जो है बाजपन खत्म होता है, उछल कूद करती हैं, नहाती हैं। तीसरा ये है, बच्चे हमारे छोटे बच्चे तैराकी सीखते हैं, हमने भी सीखी है अपने बॉम्बे में। आज पानी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तैराकी सीखते हैं। 3 काम जो है उत्पादन में शायद नहरें होती हैं, तैराकी सीखते हैं, बाजपन पशुओं कम होता है। इसलिए हमारे नहरों पर भी हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। ये हमारा धन्यवाद।